अच्छा मुनव्वर साहब, आप हमें बाकू लेके जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो हम तब जब एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को वीजा मिलने के बावजूद एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि वो जेन्युइन टूरिस्ट नहीं। यहाँ पाकिस्तान में भी उनके डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं हैं जो उनको सपोर्ट करते हो कि ये वाकई टूरिस्ट है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आधे से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम जहाँ जाएं वहां से वापस ना आए। ये जो बजट होता है, मसलन बाली या कहीं के लिए भी बजट क्या रिक्वायर्ड है? फॉर इंस्टेंस एक बंदे के पास या एक कपल के पास अगर नॉर्मल देखा जाए तो आपके सब एक्सपेंस को कवर करने के लिए $150 पर डे, 7 से 8 दिन का प्लान। अगर हम बाली की तरफ जा रहे हैं तो आप पाकिस्तानी 4.5 से 5 लाख के राउंड अबाउट कर सकते हैं। सिर्फ बाली या इसमें मलेशिया और नहीं, सिर्फ बाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहां ज़ेब। आज हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो नए साल में सैर व सियाहत के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए। बहुत से खूबसूरत ममालिक हैं, उनमें बड़ी खूबसूरत डेस्टिनेशंस मौजूद हैं जहाँ पे पाकिस्तानी जा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के निचले दर्जे में 30 से 4थे नंबर पे आता है। इसके बावजूद कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों को इज़्ज़त की निगाह से भी देखा जाता है, उन्हें एज ए टूरिस्ट एक्सेप्ट भी किया जाता है। आज हमारे मेहमान हैं मुनव्वर साहब। मुनव्वर साहब हमें बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तानियों को टूरिज़म के लिए बाहर जाना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनव्वर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा सर, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए हैं हमारे पास। और आप मुझे एक बताएं कि 2026 के अंदर आप हमें किस किस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं? ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप इजी वे देखना चाहते हैं तो जैसे बाकू है, अज़रबैजान, उसका वीज़ा 2 से 3 दिन में आ जाता है। आसान डेस्टिनेशन है, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह अभी उज़्बेकिस्तान है जो आगे कुछ दिनों में ओपन होने वाली है। आजकल तो वहाँ सर्दी है, कुछ दिनों में वो ओपन हो जाएगी डेस्टिनेशन, तो वहाँ भी जाया जा सकता है। कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ वहाँ मौजूद है। इससे भी इजी अगर आप डेस्टिनेशन चाहें तो आप मालदीव जाएं, आपको वीज़ा ही नहीं चाहिए। नेचुरल ब्यूटी अगर पसंद करते हैं आप तो आप मालदीव जाएं। यहाँ से सिर्फ होटल बुक करें, टिकट लें और मालदीव चले जाएं। श्रीलंका जाएं, ई वीज़ा है, 2 से 3 दिन में आ जाता है। बिल्कुल आसान डेस्टिनेशन है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ पासपोर्ट की इमेज रिक्वायर्ड है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा मुनव्वर साहब, आप हमें बाकू लेके जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान लेके जा रहे हैं, मालदीव, श्रीलंका लेके जा रहे हैं, शायद मलेशिया, थाईलैंड भी ले जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो हम तब जब एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा। यहाँ पर तो पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलने के बावजूद एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया जाता है। क्या वजह है इसकी? अच्छा, इसकी वजह यह है कि वो जेन्युइन टूरिस्ट नहीं। मैं अभी न्यू ईयर्स पे भी बहुत से लोगों को भेजा है, हर माह मेरे 1-2 ग्रुप जाते हैं, कभी मेरे साथ ऐसा इशू नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बाहर जा रहे हैं जिनकी ना पहले कोई बैकग्राउंड है ट्रैवल हिस्ट्री का, और दूसरा ये है कि यहाँ पाकिस्तान में भी उनके डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं हैं जो उनको सपोर्ट करते हों कि ये वाकई टूरिस्ट है। शो मनी नहीं है, $1000 कैश चाहिए, वो वहाँ नहीं है उनके पास। बुकिंग्स कंफर्म नहीं है। आपसे इमिग्रेशन सवाल जो आप करती है, आप उनको मुतमईन नहीं कर पाते। एक्चुअली जो रूट बनाया है ट्रैवल एजेंट्स ने वो थोड़ा सा गलत है। लोग यहाँ से वीज़े लगवा के और उनको आगे निकाल देते हैं। इमिग्रेशन मेरे हिसाब से FIA और इमिग्रेशन बिल्कुल ठीक कर रही है, वो जेन्युइन टूरिस्ट को नहीं रोक रही। जेन्युइन टूरिस्ट अगर रुकता तो मेरे इतने लोग जाते हैं, उनको भी रोकना चाहिए था। जब वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो FIA और इमिग्रेशन किसी का कोई मसला नहीं है। अब अगर आपके पास चीज़ें पूरी नहीं हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप कैसे जा सकते हैं? अगर आपके अच्छा, पास ये जो बैकग्राउंड चेक करना है, चीज़ें चेक करना है, ये तो एम्बेसी का काम नहीं होता। ये FIA वाले क्यों चेक कर रहे हैं एयरपोर्ट? देखें, अम्बेसी मुख्तलिफ अम्बेसीज हैं ना। जैसे अज़रबैजान पे ऑफलोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकू पे, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं देखा जाता। वहाँ ई वीज़ा है जो सिर्फ आपके स्कैन पासपोर्ट पे मिल रहा है आपको। अब FIA की ये ड्यूटी है कि वो चेक करें, वो लोग बाहर जाएं जो इस काबिल हों, जो टूरिस्ट ही हों। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम जहाँ जाएं वहाँ से वापस ना आएं। और पिछले दिनों जितने हालात ख़राब हुए हैं, कश्तियाँ उल्टी हैं और मामलात आए हैं जो पाकिस्तानी सिटीज़न मुख्तलिफ़ जगहों पे जिनके साथ हादसे हुए हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों पे थोड़ा सा सख्ती की गई है, और जेन्युइन टूरिस्ट के लिए ये सख्ती नहीं है। अच्छा, मैंने तो खुद भी देखा है कि जो एयरपोर्ट के ऊपर हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब गए हैं, उन्होंने जाके कुछ जो मुसाफिर हैं, जो टूरिस्ट हैं, बाहर जा रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। बल्कि एक आधा बंदा जॉब के लिए जा रहा था, बड़ा मशहूर रहा है, नेट पे भी चला है कि वो ड्राइविंग के लिए जा रहा था, ड्राइवर के लाइसेंस के ऊपर बाहर जा रहा था। ना उसके पास लाइसेंस था पाकिस्तानी, ना ही उसे ड्राइविंग आती थी।
अच्छा। उस पर भी वज़ीर दाखिला ने कहा कि भाई टिकट हम तुम्हें दोबारा दे देंगे, तुम एक दफ़ा सीख लो, अपना लाइसेंस बनवाओ, फिर बाहर चले जाओ। क्योंकि पाकिस्तानी को बगैर डॉक्यूमेंट्स के वीज़े मिल जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। एक तो बाहर जाते हैं, दूसरा अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। आप देख लें कि यूएई ने क्यों पाकिस्तानियों के वीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई है, क्योंकि वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। इसी बिल्कुल ऐसा ही तरह सऊदी अरब के अंदर आप देख लें, वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं, टूरिज्म तो बड़ी दूर की बात है, उम्र के वीज़े पे जाते हैं, पूरा महीना वहाँ पे जाके पैसे मांगते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं तो खुद भी ये समझता हूँ कि एफआईए ने जो काम किया, इस एफआईए को बहुत पहले कर देना चाहिए था शुरू। आप इंडिया देखें, इंडिया के अंदर ये हालात है कि इंडिया में सबसे मुश्किल काम है इंडियन पासपोर्ट का बनना। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट बन जाए तो आपको बड़ा इजी वीज़ा मिल जाता है। इंडिया वालों ने इतनी सख्ती रखी हुई है कि उनके पासपोर्ट बनवाना ऐसे ही है जैसे जुए शेर लेके आना। पाकिस्तान में तो इवन यहाँ पे अफगानियों ने भी पासपोर्ट बनवा लिए हुए हैं। अच्छा, आपको कभी ऐसा तजर्बा हुआ कि किसी अफगानी ने टूरिज्म पे जाना हो और आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो? नहीं, मैं अफगानी पासपोर्ट को डील नहीं करता। नहीं, जो अफगानी पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के बैठे हैं। नहीं, उनका हमें आइडिया नहीं है। अगर कोई वैसे मिक्स हो जाए तो उसका मुझे नहीं अंदाज़ा, कभी ऐसा केस मेरे सामने आया नहीं है। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि एक बंदा है, उसके पास पाकिस्तान का लाइसेंस भी नहीं है और बाहर जा रहा है लाइसेंस के, इंटरनेशनल लाइसेंस पे, ड्राइविंग के वीज़ा पे जा रहा है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से एफआईए ने ये सारे मामलात किए। और अब ऐसा है कि एफआईए ने हर सिटी में, जितने भी एयरपोर्ट्स वाली सिटी हैं, वहाँ पे फेलिसिटेशन सेंटर बनाए हैं। आप जाएं, अपने जाके पहले डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक करवाएं। अगर आप जा सकते हुए तो वो आपको लेटर देंगे, ठीक है आप जाएं, वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आप जाएं। ये प्रॉब्लम उन लोगों की वजह से आ रही है जिन्होंने शॉर्टकट लिया है। शॉर्टकट लिया है कि उस कंट्री में चला जाऊं, मैं वहाँ से आगे निकल जाऊंगा, वहाँ से आगे निकल जाऊंगा। जो सही रास्ता नहीं है, जिन लोगों ने सही रास्ता नहीं अपनाया, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। अच्छा, चले हम सर टूरिज्म पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे आइडियल जगह कौन सी है, मिडिल क्लास के पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान से बाहर, जो सस्ती भी हो, अच्छी भी हो और बंदा एंजॉय भी करे वहाँ जाके? अब उसमें ये है कि अगर आप रशियन स्टेट में जाएं तो पाकिस्तानियों के लिए सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं वहाँ। जैसे हिस्ट्री मिल जाती है। अब मैं उज़्बेकिस्तान से ले लेता हूँ। उज़्बेकिस्तान में हिस्ट्री है, कल्चर है, डिफरेंट चीज़ है। अगर आप सब कुछ एक ही जगह पे देखना चाहते हैं तो फिर आप टर्की जाएं। आपको बीचेस भी मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी भी मिलेगी, आपको माउंटेन्स भी मिलेंगी, आपको सिटी लाइफ भी मिलेगी, आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, आपको सब कुछ वहाँ मौजूद है। नेचुरल ब्यूटी में अगर पूरी दुनिया का मुवाजना करें, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, थाईलैंड भी किसी से कम नहीं है। मैं वियतनाम गया हूँ, वियतनाम बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। नेचुरल ब्यूटी वियतनाम जैसी भी मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। ईजी वे क्या है? ईजी वे ये है पाकिस्तानियों के लिए खास करके कि वो ऐसी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करें जहाँ उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। उज़्बेकिस्तान चले जाएं, अज़रबैजान चले जाएं, मालदीव्स चले जाएं, थाईलैंड, मलेशिया चले जाएं। ये डेस्टिनेशन ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ी डेस्टिनेशन में जाना चाहता हूँ तो फिर थोड़ी सी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करें, उनको यकीन दिलाने के लिए कि आप वाकई टूरिस्ट हैं। क्यों? अच्छा, ये ट्रैवल हिस्ट्री का जो अक्सर जिक्र किया जाता है, जी जी। ट्रैवल हिस्ट्री टूर्स भी आप लोग लेके जाते हैं, ये क्या होती है ट्रैवल हिस्ट्री? अब यहाँ एक छोटी सी और प्रॉब्लम है। मसला ये है कि जब हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात करते हैं, लोग समझते हैं कि 5-6 कंट्रियाँ घूम के आओ, एक ही हिट में 1-1-2 दिन रुको और जनाब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। ट्रैवल हिस्ट्री ये नहीं। ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि आप 6 महीने साल में किसी 1-2 डेस्टिनेशन पे जाएं, वहाँ को 4-5 दिन रुकें, 4-5 दिन रुक के फिर आप वापस आएँ, फिर साल 6 महीने बाद कहीं जाएं, तो फिर तो आप टूरिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही हिट में जाएं और 4-5 कंट्रियां एक एक रात गुजार के 2-2 रातें वापस आ जाएं, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आप किसी एक शहर में जाएं, लाहौर, पाकिस्तान में हम बैठे हैं, लाहौर कोई बंदा एक दिन में लाहौर नहीं देख सकता, हम एक दिन में पूरा मुल्क घुमा के उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। ट्रैवल हिस्ट्री अगर किसी ने बनानी है तो वो स्टेप बाय स्टेप चले और अपने आप को टूरिस्ट प्रूफ करे, वहाँ रुके 4-5 दिन, हफ्ता रुके, उस डेस्टिनेशन को देखे, फिर वो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगी। अच्छा मुनव्वर साहब, जहाँ पर एक तरफ तो हो गया टूरिज्म, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल पाकिस्तान में ना, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है। लोग पाकिस्तान से बाहर जाके पूरी फैमिली को लेके जाते हैं, बाहर जाके शादियाँ करते हैं। उसके लिए कौन सी डेस्टिनेशन अच्छी है? अच्छा, अब ये लग्जरी लाइफ है, ठीक है। अब उसमें अगर किसी के पास इतनी कैपेसिटी है तो ज़्यादातर लोग क्यों तरजीह देते हैं, वो दुबई को देते हैं। दुबई आजकल वीज़ाज़ नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को, वहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें ऐसी डेस्टिनेशन पे जाना है जो रिजनेबल भी हो और अच्छी भी रहे। उसमें मलेशिया में प्रेफर करूँगा या टर्की, क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्री हैं।
आपके कल्चर को भी मैच करेंगी, सारी सहूलियात भी आपको मिलेंगी, और इन दोनों में से किसी एक कंट्री को भी हम सेलेक्ट करके वहाँ एक अच्छा फंक्शन अपना कर सकते हैं। अच्छा, जब फंक्शन हो गया तो उसके बाद आपको पता है जोड़े हनीमून पे जाते हैं, तो हनीमून के लिए कौन कौन सी डेस्टिनेशन हैं आपके पास? हनीमून के लिए आपकी डिपेंड करता है आपके पास बजट क्या है। अच्छा बजट है तो फिर आपको बाली जाना चाहिए या मालदीव जाना चाहिए। मालदीव किसी रिजोर्ट में जाए, अगर सिर्फ आपने रिजोर्ट लाइफ देखनी है। अगर आप चाहते हैं कि साथ सिटी टच भी हो तो फिर आपको बाली जाना चाहिए। सिटी टच भी मिलेगा आपको, नेचुरल ब्यूटी भी मिलेगी आपको, रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे आपको, बीचेस भी मिलेंगी आपको। थाईलैंड आल्सो गुड, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ ऐसी चीज़ें हैं देखने वाली कि जिनको देख के बंदा दंग रह सकता है, लेकिन उनमें क्योंकि ईमान नहीं है तो इसलिए वो इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं। लेकिन नेचुरल ब्यूटी थाईलैंड की भी बहुत अच्छी है। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बजट, ये जो बजट होता है मसलन बाली या कहीं के लिए भी बजट क्या रिक्वायर्ड है? फॉर इंस्टेंस अगर हमने मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जाना है तो कितना बजट होना चाहिए एक बंदे के पास या एक कपल के पास? अगर नॉर्मल देखा जाए तो आपके सब एक्सपेंस को कवर करने के लिए $150 पर डे होना चाहिए, जिसमें आप नॉर्मल चलिए, ये तो पर डे हो गया ना, आप टिकट, वीज़ा सब चीज़ें डाल के। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब होगा ये कि आपने 10 दिन का अगर प्लान किया कि आप उसको कैलकुलेट कर लें, टिकट उसमें आप ऐड कर लें। 7 से 8 दिन का प्लान अगर आप बाली की तरफ जा रहे हैं तो आप पाकिस्तानी पाक रुपीज़ में आप कोई 4.5 से 5 लाख के राउंड अबाउट कर सकते हैं। सिर्फ बाली या इसमें मलेशिया और? नहीं, सिर्फ बाली। अगर आप मालदीव्स की तरफ जाएं तो मालदीव में आप 3 लाख से लेके, और वहाँ तो फिर जितना आपके बजट है 10 लाख में भी आप कर सकते हैं, 20 में भी कर सकते हैं। वहाँ जितना आपके पास बजट है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बजट भी कम है और मैंने हनीमून का प्लान भी करना है तो फिर उसके लिए आपके पास जो डेस्टिनेशन है वो रशियन स्टेट है। वहाँ आप जाएं, बाकू चले जाएं, अज़रबैजान चले जाएं, उज़्बेकिस्तान चले जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करूँगा। हम लोग बड़े मज़े से चले तो जाते हैं मालदीव, थाईलैंड या बाली, लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पाकिस्तानी जो कपल्स हैं इनको स्विमिंग आती नहीं है, ना इन्हें वाटर स्पोर्ट्स का पता है। मैं ज़ाती तौर पे मुझे तजर्बा है कि आप मालदीव चले जाएं, अगर आपको पानी की स्पोर्ट्स का ही नहीं पता, आपको ये पता ही नहीं कि आपने स्विमिंग कैसे करनी है, तो आपने क्या एंजॉय करना वहाँ जाके? एक्चुअल हनीमून जो प्लान होता है ना वो रिलैक्सेशन होता है, उसमें एक्टिविटी इतनी शामिल होती नहीं। अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ आपको गाइड मिलता है साथ। अच्छा मुनव्वर साहब, हनीमून पे तो काफ़ी बातें हो गई, तो अब मुझे आप ये बताएं कि जो आप रूटीन में टूर्स लेके जाते हैं टूरिज्म के हवाले से, लेटेस्ट टूर आप कहाँ लेके गए हैं अपना? मैं खुद साल में 3-4 दफ़ा ग्रुप को लीड्स करता हूँ। जो हाल ही आपका जो सबसे अभी मैं न्यू ईयर पे 4-5 ग्रुप गए हैं, लेकिन मैं जिस ग्रुप में गया हूँ मैं गया था इंडोनेशिया, बाली और थाईलैंड। वो मैं नवंबर एंड पे करके आया हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो कोई मज़े का वाकया सुनाए पाकिस्तानियों को उस टूर के हवाले से? अब ये कि हमारा फुल प्लान होता है, सुबह से शाम तक हम लोग बिजी होते हैं। मज़े का वाकया तो सर ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी टूरिस्ट जो है ना वो एक्चुअल में टूरिस्ट हैं नहीं उस लेवल के जो हम सोचते हैं। एक दिन एक्टिविटी करने के बाद एक दिन उनको रेस्ट ज़रूर चाहिए होता है। तो अगर आप वो नहीं दे रहे तो आधे अगले दिन आपके साथ नहीं जा रहे, दूसरे दिन आप गए हैं तो फिर आधे अगले साथ नहीं जा रहे आपके। ये बाली तो बड़ा सब्र आजमा काम होता है। लाइक वहाँ पे जो गेट्स बने हुए हैं पुराने, वहाँ तस्वीर उतारने के लिए 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है, लाइनें लगी होती है। वो जो बड़े बड़े झूले वहाँ पे उन्होंने बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ आइलैंड्स है हर जगह पे, वहाँ तो बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं, खासतौर पर जो टूरिस्ट सीजन होता है उसके अंदर। तो पाकिस्तानियों में इतनी पेशेंस तो है नहीं कि लाइन में लग सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक जगह पे सिर्फ लाइन पे वहाँ लगे, और वो भी कुछ लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि नहीं ज़रूरत ही नहीं एक पिक्चर वास्ते थे खलोगे की कर। कुछ लोगों ने ये फैसला किया था। अब वो जो पिक्चर नज़र आती है ना, एक्चुअल वो पानी नीचे है नहीं, मोबाइल के ऊपर उन्होंने फोटो उतारी। हाँ जी, मोबाइल वो एक शीशे रखते हैं मोबाइल के आगे, उस शीशे में वो अक्स आ रहा होता है उस गेट का, और उससे आपकी पिक्चर लेते हैं। तो जब इस हकीकत का पता लगा सबको तो आधों तो वैसे ही कहा यार ये कहाँ आ गए हम लोग, ये फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जिद की कि यहाँ रुकें, और हमने फिर वहाँ पिक्चर्स ली। तो फिर आपको कैसा लगा ओवरऑल पाकिस्तानी टूरिस्टों के साथ बाली का सफ़र? बाली का सफ़र जो मेरे साथ टूरिस्ट, एक्चुअल टूरिस्ट है ना, वो मेरे साथ ज़्यादातर जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट ही जाते हैं। लोग इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। जैसे मैं अभी इस बाली टूर में गया तो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया से फैमिली ने ज्वाइन किया, उन्होंने भी हमारे साथ टूर किया।
मुख्तलिफ प्लान किए, जो हमारे टूर्स के आगे पीछे भी लोग आते जाते रहते हैं टूरों के साथ। लेकिन यहाँ आपको एक गाइड पाकिस्तान से जाना इसलिए ज़रूरी हो गया हुआ है कि वहाँ जाके हलाल फूड का ढूंढना, लोगों को बताना, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं कर रहे होते। जो टूरिस्ट जाते हैं वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जब भी ट्रैवल किया है, जितनी फैमिलीज़ भी मेरे साथ हुई हैं, मैंने उनको फैमिली समझा और उन्होंने भी मुझे फैमिली का मेम्बर समझा, और हमने इंशाल्लाह पूरा उसमें एंजॉय किया। अच्छा, हलाल फूड से मुझे याद आया, थाईलैंड वगैरह जाए तो वहाँ तो उन्हें मगरमच्छ भी रेडियो पर सजाए होते हैं, तो क्या मगरमच्छ हलाल होते हैं? नहीं सर जी, मेरा नहीं ख्याल, वैसे मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मगरमच्छ हलाल है। हमारी जो तरजीह होती है ना, वो एशियन फूड्स होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान से जाते हैं और दूसरे फूड्स में दिलचस्पी रखते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोगों की तरजीह जो होती है वो पाकिस्तानी, इंडोनेशिया में भी जैसे हम थे, हमारी कोशिश थी कि यार या पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट हो जहाँ से हमें एशियन फूड हमारी मर्ज़ी का मिल सके, हम उसको तरजीह देते। अच्छा सर, आपने जिक्र किया है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आपने रशियन स्टेट्स की भी बात की, फिर आपने कहा तुर्की जा सकते हैं। पाकिस्तान के बिल्कुल साथ एक सरहद मिलती है हमारी, वो है ईरान। ईरान कैसा मुल्क है टूरिज्म के हवाले से? ईरान का प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी उसको एज ए टूरिस्ट देखा ही नहीं। हम लोग ज़ियारात को ही प्रमोट करते हैं और ज़ियारात के लिए ही वहाँ जाते हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड करते चलें कि टूरिस्ट वहाँ क्यों नहीं जाता। ईरान और इराक के जहाँ वीज़े लगते हैं, हमारा ये ख्याल है, हमारा ये माइंडसेट बना हुआ है कि वहाँ फिर आपको यूरोप, यूके या यूएस से अकोमोडेट नहीं करता, कि आपका किसी कोई तंजीम से तल्लुक़ तो नहीं, आप ईरान इराक क्यों गए थे। जब आप यूएस से इंटरव्यू पे जाएं, अगर वो आपकी स्टैंप देख लें तो 100% वो सवाल करते हैं कि आप क्यों गए थे। क्या सवाल करते हैं या वीज़ा ही नहीं देते यूएसए वाले? ऐसा नहीं है कि वीज़ा बिल्कुल नहीं देते, लेकिन किसी हद तक इन चीज़ों को देखा ज़रूर जाता है कि अगर आपका ज़्यादा एंट्रियां हैं ईरान, इराक की या अफ़गानिस्तान की, तो फिर वो आपको उस हिसाब से आम शहरी की तरफ फेलिसिटेट नहीं करते। नहीं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि खुद भी ईरानी, अफगानी और इराकी भी तो ट्रैवल करते हैं अमेरिका, तो पाकिस्तानियों पर क्या पाबंदी है? उनको लगता है कि कुछ ऐसे हालात हैं वहाँ कि लोग जाके उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि ईरान के कैसा है एज ए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? ईरान में हिस्ट्री है, ईरान में कल्चर है, ईरान में यहाँ तक कि नाइट लाइफ भी है। अच्छा, मैंने जो देखा है, जो दोस्त ईरान से होके आते हैं, वो बताते हैं कि आप पाकिस्तान से जाते साथ ईरान में करोड़पति बन जाते हैं। यानी वहाँ जाके आप एक चाय का कप भी पिए तो 5-6 लाख ईरानी रियाल का या तुमान का आपको मिलता है। यानी आप जाते साथ वहाँ पे लखपति बन जाते हैं। आप थोड़ी सी रकम लेके जाएं, पाकिस्तानी नोटों की वहाँ वैल्यू डॉलर से ज़्यादा होती है। एक तो सस्ता बहुत है, फिर वहाँ आपको लोकल हर चीज़ मिलती है। उनके अपने चॉकलेट्स हैं, उनकी स्वीट्स अपनी है, उनके खाने अपने, उनका पूरा सिस्टम अपना, माशी सिस्टम, इवन उनका पेट्रोल का अपना निज़ाम है, हर चीज़ अपनी है वहाँ पे मौजूद। आप पाकिस्तानी लाइसेंस पे वहाँ पे ड्राइविंग भी कर सकते हैं, पूरा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वो बहुत सस्ता पड़ता है मुल्क। और मैंने जो कंपेयर किया है, जो ईरान से लोग होके आए हैं और मैं खुद तुर्की होके आया हूँ, तुर्की की डेस्टिनेशन, ईरान की कई डेस्टिनेशन लाइक कैपाडोशिया जैसी पूरी डेस्टिनेशन, पूरी वैसी रेंज ईरान के अंदर भी मौजूद है। ईरान के अंदर बहुत से कल्चर्स वैसे मौजूद हैं, बस उसको उस तरह ना मार्केट किया गया, ना ही पाबंदियों की वजह से, या शायद डर के मारे कि अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, लोग जाते नहीं हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग डरते हैं कि वहाँ नहीं जाना है यार, बाद में बड़ा वीज़ा कोई नहीं मिलेगा, कंट्री हमें कोई अकोमोडेट नहीं करेगी उस हिसाब से। अब दूसरा ये है कि हम उसको प्रमोट भी नहीं करते उस हिसाब से। ज़्यादातर वहाँ ज़ियारात के ग्रुप होते हैं और उन्हीं को लोग लेके चल रहे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है कि अब तो लोग अफगानिस्तान में भी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तालिबान अपनी ऐड बना रहे हो, गोरों को बुला रहे हैं कि आप आए और आके अफगानिस्तान में सैरो सयाहत करें। क्या अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानियों के लिए कोई टूरिज्म की डेस्टिनेशन मौजूद हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पाकिस्तानी जाके टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से घूम फिर के आएँ। हाँ, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा माहौल अभी तक नहीं है। शायद अगले दिनों में ऐसा हो जाए, कोई ऐसा माहौल बन जाए कि लोग वहाँ टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सर, 2026 के अंदर आप कहाँ ग्रुप लेके जा रहे हैं? हमारे नाज़रीन को बताएं कि उनके लिए कौन कौन सी डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं और बजट क्या होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 करके ना हमें एग्जैक्ट बता दें कौन से महीने में आप कहाँ पे कौन सा ग्रुप लेके जा रहे हैं। वैसे तो रेगुलर हर माह मेरा ग्रुप जाता है। एक अज़रबैजान जाता है, एक उज़्बेकिस्तान जाता है, एक टर्की जाता है, थाईलैंड, मलेशिया जाता है, 3 in 1 का एक पैकेज होता है वो जाता है, श्रीलंका, मालदीव, ये डेस्टिनेशन है हमारी जो रेगुलर चलती हैं।
यूरोप साल में 3 ग्रुप जाते हैं। यूरोप की डेस्टिनेशनों में हम 3-4 मुल्क कंट्रीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। यूएस से 2 ग्रुप जाते हैं। इंडिविजुअल लोग चलते रहते हैं। मोरक्को, जॉर्डन, इजिप्ट, इन डेस्टिनेशन पे जो हमारे ग्रुप होते हैं वो साल में 1 या 2 होता है। लेकिन एफआईटी लोग कोई फैमिली प्लान अपना करता है, वो हमारे साथ चल रहा होता है, हम उसको साथ लेके चल रहे होते हैं, वो तो चलता रहता है रेगुलर। जो मैंने पहले बात की है वो सिर्फ अपने ग्रुप्स की है। अच्छा मुनव्वर साहब, आपने जो सारे ग्रुप्स बताए हैं अपने, इनमें थोड़ा बजट के ऊपर भी गाइड कर दें कि किन ममालिक में क्या बजट चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके पास बजट 3 लाख से नीचे है तो आप जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें श्रीलंका सेलेक्ट कर सकते हैं, उज़्बेकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं, अज़रबैजान सेलेक्ट कर सकते हैं। इन डेस्टिनेशन पे आप 3 लाख के बजट से नीचे जा सकते हैं। अगर आप लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कराची से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप उसमें शामिल कर लें थाईलैंड भी, मलेशिया भी, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट्स चीप मिल जाती हैं और ऑप्शन ज़्यादा है। लाहौर से ऑप्शंस कम है। अगर आपका 3 से 4 के राउंड अबाउट बजट है तो फिर आप थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज़ को कवर कर सकते हैं। 4 लाख से ऊपर बजट है और 5 के दरमियान है तो फिर एक बहुत अच्छा टूर आप टर्की का कर सकते हैं, ऑल इंक्लूसिव वाला 11-12 दिन का प्लान आप कर सकते हैं। 5 से ऊपर जब आप बजट में जाएंगे फिर आप यूरोप को भी टच कर सकते हैं, आप यूके को भी टच कर सकते हैं, आप मोरक्को को भी टच कर सकते हैं। मोरक्को जाएं, आप जॉर्डन देख सकते हैं, इजिप्ट देख सकते हैं, फिर बहुत सी डेस्टिनेशन साथ शामिल हो जाती है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सा टूर, जो बंदा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है उसको कौन सा टूर लेना चाहिए? फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है तो उसको उज़्बेकिस्तान जाना चाहिए। क्या वजह है उज़्बेकिस्तान जाने की, क्या रीज़न आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में एक तो ये है कि उसका वो आपको वो स्टिकर वीज़ा लगवाए, थोड़ा सा पासपोर्ट उसका रंगीन हो जाएगा। आजकल सारी कंट्रियां जो हैं वो ई वीज़ा की तरफ जा रही हैं, उसमें अभी तक ऑप्शन मौजूद है। आपने बात कर ही दिया तो ये भी बता दें कि ये जैसे कहते हैं डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। जी जी, आपको पता ना, हमारे एक बड़े मशहूर सियासतदान ने बात जी की जी। थी। तो वीज़ा तो वीज़ा होता है, चाहे स्टिकर हो या ई वीज़ा हो। तो ये क्या आप स्टिकर वीज़े की क्यों बात करते हैं जितने हाँ, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं? इसमें एक ही वजह ये है कि जब आप कोई पासपोर्ट पकड़ते हैं ना तो उसमें रंगीन इसलिए कहते हैं कि उसमें आपका स्टिकर लगा होता है तो थोड़ी सी उसकी वैल्यू हमने खुद से ही बनाई हुई। ऐसा नहीं है कि उसका कोई इफेक्ट पड़ता है, जनरली हमने खुद से बनाई हुई कि यार मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा, इसलिए। ठीक है, उज़्बेकिस्तान मैंने इसलिए कहा है कि लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि अब पासपोर्ट दे उत्ते वीज़ा लगाना है। तो कितने दिन के अंदर लग जाता है ये उज़्बेकिस्तान का वीज़ा? 15 से 20 दिन में। वहाँ से आपकी इनविटेशन आती है, एक टेलेक्स नंबर होता है जो इमिग्रेशन वहाँ से इशू करती है आपको, उस पर 8-10 दिन हमें लेना लगता है। पड़ता है या आप अरेंज करते हैं? हम लोग अरेंज करते हैं। फिर यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं ये, या उससे भी अगर आसानी चाहिए, सारे प्रोसेस की तरफ आपने नहीं जाना तो फिर आप अज़रबैजान जाए, वहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, स्कैन पासपोर्ट पे नहीं, हम उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया वापस आ जाते हैं जी। ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, समरकंद है, बुखारा है, इन शहरों के अंदर क्या क्या अट्रैक्शन है हमारे लिए? अब उज़्बेकिस्तान में ताशकंद नाइट लाइफ के हिसाब से, वैसे खाने पीने के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कुरान पाक वहाँ पढ़ा है, जो कहा जाता है कि उनके खून हाँ, के निशान हैं, खून के जो कहा शहीद जाता किया है। गया अभी ये तस्दीक है कि नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है। इसी तरह उनका माउंटेन एरिया है, वहाँ से लगता है। ये ठीक है। कुरान 2 जगहों पे पाया जाता है, तुर्की में भी रखा हुआ है उन्होंने, इधर भी मौजूद है। हाँ, अभी इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कहा कि हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता। फिर उसके बाद आप चले जाएं समरकंद। समरकंद इमाम बुखारी साहब का मज़ार, शाही जिंदान है, हज़रत दानियाल की कब्र मुबारक है। समरकंद रेगिस्तान सिक्योर है, अमीर तमूर का मकबरा है। एक हिस्ट्री है समरकंद में जो मुस्लिम हिस्ट्री। इसी तरह आप बुखारा में चले जाएं। बुखारा में जितने भी अब फ़िरके, उनके औलिया की दरसगाहें हैं, पुराने से पुराना मदरसा है, साहबा की ज़ियारत है, मौजूद हैं। हाँ जी, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। रेगिस्तान स्क्वायर जो है वो उसके अंदर एक मदरसे हैं, उसको रेगिस्तान स्क्वायर का नाम दिया गया, और वो आम मदरसे नहीं, वो दरसगाहें हैं इस्लाम की। उज़्बेकिस्तान के खाने की सबसे अच्छी डिश कौन सी है? कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में पुलाव है ये उज़्बेकिस्तान से ही आया था। जी, उज़्बेकिस्तान का पुलाव वाकई बड़ा दिलचस्प पुलाव है, मज़ेदार भी है। उज़्बेकिस्तान में एक बहुत बड़ी शॉप है जहाँ कोई छोटी मोटी देगे नहीं पकड़ती, वो मनों के हिसाब से पुलाव बनती। और वहाँ आप रेस्टोरेंट में चले जाएं तो आपको समझ नहीं आ रही होती, इतने लोग होते हैं, बैठने की जगह मिलती है, और वाकई वो बहुत लजीज पुलाव। क्या उसकी खास चीज़ होती है उज़्बेक पुलाव की? उज़्बेक पुलाव में एक तो वो जो पुलाव बनाते हैं उसमें वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसमें तमाम मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं,
उसको लजीज बनाने के लिए। ये मुझे उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये लगती है कि उसको मेवाजात इस तरीके से उसमें मर्ज किए हुए हैं कि आपको जायका भी दुबाला करता है और लजीज बहुत। अच्छा मुनव्वर साहब, हमारे नाजरीन जो कि आपके साथ जाके उज़्बेक पुलाव खाना चाहते हैं, उज़्बेकिस्तान की या किसी और मुल्क की सैर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या ख़ास ऑफ़र देंगे? देखें जी, जो आपके चैनल से आए तो हम उसको 5000 लेस पैकेज देंगे। मुनव्वर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ डेस्टिनेशन के बारे में बताया, बल्कि आपने हमें तारीख की सैर कराई। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मेरे मुंह में इस वक्त उज़्बेक पुलाव का टेस्ट भी आना शुरू हो गया। आप चले मेरे साथ, इंशाल्लाह। आपको तो मैं फ्री खिलवा के लाता हूँ। और बताएं। नाज़रीन, आज हमने मुनव्वर साहब से गुफ्तगू की। पाकिस्तान से जो लोग टूरिज़म की गर्ज से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए आज भी बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशंस मौजूद हैं जहाँ पे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि इज़्ज़त की नज़र से भी देखा जाता है। अगर आप सैर व सियाहत की गर्ज से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो तुर्की मौजूद है, मराकश मौजूद है, थाईलैंड, मलेशिया और सबसे बढ़ के उज़्बेकिस्तान आप जा सकते हैं। मुनव्वर साहब के साथ जाएं और लाइफ एंजॉय करें और उज़्बेक पुलाव खाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।